नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा, सीएम के रूप में नीतीश पहली पसंद, ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के बैंकों और कंपनियों ने अमेरिका को दिया बड़ा धोखा, इन देशों को भेजे संदिग्ध पैसे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन के बीच चरम पर पहुंचा तनाव, एलएसी पर बढ़ाई सैनिकों और टैंकों की तैनाती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा, सीएम के रूप में नीतीश पहली पसंद, ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है जिसमें वहां के राजनीतिक हालात को कुछ हद तक साफ कर दिया है। इसके मुताबिक चुनावी नतीजों में एनडीए गठबंधन ही सबसे आगे रह सकता है। ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार फिर सीएम बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वे में सीएम के रूप में नीतीश कुमार को देखने की इच्छा रखने वाले ज्यादा हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर यह ओपिनियन पोल रैंडमली किया गया है। 10 से 20 सितंबर तक का डाटा लिया गया है। इसके लिए 16,000 लोगों से बात की गई। इसमें राज्य के अलग अलग हिस्से के लोग शामिल थे। रैंडमली सर्वे की खास बातें। बिहार विधानसभा चुनाव पर हुए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए चुनाव में पहले नंबर पर रहेगी। वहीं आरजेडी वाले गठबंधन का प्रदर्शन बुरा होने वाला है, बल्कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सर्वे के मुताबिक बिहार में अगर लोकसभा के नतीजों का असर रहा तो एनडीए 243 में से 200 विधानसभा सीट जीत सकती है। नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं लोग। सर्वे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पर जनता कितनी संतुष्ट है, इस पर भी सवाल किया गया। इसमें 90% लोगों ने पूरे तरीके से खुद को नीतीश कुमार की सरकार से संतुष्ट बताया। वहीं सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार का कामकाज पसंद नहीं आया। इसमें 5% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, सीएम के चेहरे के रूप में कौन पहली पसंद। बिहार के लोगों की सीएम के रूप में पहली पसंद नीतीश कुमार ही है। कुल लोगों में से 84% ने नीतीश के नाम पर हामी भरी। वहीं 10% लोग चिराग पासवान को बिहार का सीएम बनता देखना चाहते हैं और वहीं तेजस्वी यादव को 2%, सुशील मोदी 2%, जीतन राम मांझी 1%, उपेंद्र कुशवाहा 1% लोग सीएम देखना चाहते हैं। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के बैंकों और कंपनियों ने अमेरिका को दिया बड़ा धोखा, इन देशों को भेजे संदिग्ध पैसे। जी हाँ दोस्तों, चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के बैंकों और कंपनियों ने अब अमेरिका से पंगा लेना शुरू कर दिया है। ईरान और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की काट के लिए नेपाली बैंकों की मदद मांगी। नेपाली बैंकों ने भी परिणामों की परवाह किए बगैर इस अमेरिका विरोधी कार्रवाई में चीन की खुलकर मदद की। इन नेपाली बैंकों और कंपनियों ने विदेशों से मिले संदिग्ध पैसे को चीन और ईरान को ट्रांसफर किया। अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के समूह ने खुलासा किया है कि नेपाल की कंपनियों और बैंकों ने ईरान और चीन की मदद के लिए अमेरिका को धोखा देने का प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान और चीन के खिलाफ कई व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी काट निकालने के लिए तेहरान और पेइचिंग ने नेपाल का इस्तेमाल किया। पत्रकारों ने इस रिपोर्ट को अमेरिका की वित्तीय लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था के गोपनीय दस्तावेज के आधार पर तैयार किया है। नेपाल के 9 बैंकों 10 कंपनियों ने संदिग्ध पैसे का लेन देन किया। इसे फिनसेन फाइल्स कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2006 से मार्च 2017 के बीच में नेपाल के 9 बैंकों 10 कंपनियों और नेपाल में विभिन्न लोगों ने सीमा पार व्यापार के नाम पर संदिग्ध पैसे का लेन देन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है, यह दर्शाता है कि नेपाली बिजनेस संस्थान सोने की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, प्राचीन वस्तुएं, बिटुमेन और दूरसंचार उपकरणों की तस्करी करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ काठमांडू, एवरेस्ट बैंक, नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बांग्लादेश बैंक आदि संदिग्ध पैसे की लेन देन करने वाले बैंकों में शामिल है। इस लिस्ट में नेपाल की 10 कंपनियां भी शामिल है, जिन्होंने या तो सीधे तौर पर संदिग्ध पैसा भेजा है या उसे हासिल किया। 11 साल की अवधि के दौरान इन बैंकों और कंपनियों ने 29 करोड़ डॉलर की संदिग्ध धनराशि का लेन देन किया। इन कंपनियों का मुख्य बिजनेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे बिटुमेन,
इंडियन ऑयल और अन्य तेल शामिल है। इन कंपनियों का ऑफिस दुबई में था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने लड़ाकू विमान उड़ाकर दी युद्ध की धमकी, तो ताइवान ने यूं किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने एक बार फिर चीन की धमकियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक अधिकारी के ताइवान के दौरे को लेकर चीनी मीडिया ने युद्ध की धमकी दी थी। ताइवान हांगकांग की ही तरह चीन के वन नेशन टू सिस्टम का हिस्सा है और चीन ताइवान के बलपूर्वक विलय की बात भी करता रहा है। अगर कोई देश ताइवान के साथ चीन से अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है तो चीन इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताता है। ताइवान राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने इस धमकी को लेकर कहा, दूर से आए किसी दोस्त के साथ डिनर करने के लिए जो पड़ोसी जान से मारने की धमकियां देने लगे, उस पड़ोसी से आप कैसे निपटेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रेच ने पिछले सप्ताह ताइवान का दौरा किया था, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने धमकी जारी की थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि लड़ाकू विमानों का अभ्यास सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं थी, बल्कि ये ताइवान पर कब्जे करने का रिहर्सल था। बता दें, चीन ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान के क्षेत्र में लड़ाकू जेट समेत 18 विमान उड़ाए थे। इस लेख में सैन्य अभ्यास को लेकर कहा गया था कि ताइवान की स्वतंत्रता जल्द खत्म होने वाली है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन ने सैन्य अभ्यास से 2 अहम संकेत भेजे हैं। पहला यह कि ये आपत्ति अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ रही दोस्ती को लेकर है। दूसरा यह कि चीन की सेना की प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक और तेज है। ताइवान और अमेरिका ने क्रैच के दौरे को बेहद गोपनीय रखा था और चीन की सेना ने ताइवान स्ट्रेट में युद्धाभ्यास का फैसला आखिरी मिनटों में लिया। इससे संदेश दे दिया गया है कि चीन बड़ी कार्रवाई को बेहद कम वक्त में अंजाम दे सकता है। ये दिखाता है कि चीन की सेना के पास ताइवान के खिलाफ बेहद कम समय में एक्शन की क्षमता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, यह ताइवान पर कब्जा को लेकर रिहर्सल है। चीन को केवल एक राजनीतिक वजह की आवश्यकता है जिससे ये सैन्य अभ्यास वास्तविक युद्ध में बदल जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से लगती सीमा पर रूस ने बढ़ाई सेना। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के तमाम देश इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन चीन अपने पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करने में लगा हुआ है। चीन के साथ जिन भी देशों की सीमा लगी हुई है, उसका उनके विवाद कोरोना काल में काफी बढ़ गया है। रूस भी चीन के साथ कुछ सीमा साझा करता है, जिस पर इस समय तनाव की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रूस ने पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव का हवाला देते हुए चीनी सीमा के पास अपने प्रांत के सुदूर पूर्व में सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के अनुसार पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव के कारण सैन्य को मजबूत करने के लिए ज्यादा सैनिकों को सुदूर पूर्व में भेजा गया था। हालांकि रक्षा मंत्री द्वारा सैन्य टुकड़ी की सटीक जानकारी नहीं दी गई। शोइगु ने यह भी बताया कि यहाँ पर नया खतरा क्या है, जो कि रूस ने अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। पूर्वी रणनीतिक दिशा एक ऐसे क्षेत्र को स्तंभित करती है जिसमें चीन और व्यापार एशिया प्रशांत के साथ रूस की पूर्वी सीमा लगती है। सैन्य बिल्डअप के अलावा रूसी रक्षा मंत्री ने रूस के उत्तरी नौसेना बेड़े को अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। बताया जा रहा है कि सुदूर पूर्वी क्षेत्र को 500 यूनिट नए आधुनिक सैन्य उपकरण भी देने का ऐलान किया गया है। साथ ही नौसेना के उत्तरी बेड़े में कुछ सुधार भी किए। जब चीन का अपने पड़ोसियों के साथ तनाव चल रहा है, ऐसे समय में रूस की यहाँ पर सेना को बढ़ाना काफी कुछ कह रहा है। रिपोर्ट में एक विश्लेषक के हवाले से लिखा गया है कि रूस संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक नौसैनिक संघर्ष के मामले में क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य तैनाती सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर टिप्पणियों में शोइगु ने कहा कि चीन के साथ रूस की पूर्वी सीमा और व्यापक एशियाई प्रशांत क्षेत्र के जिक्र करते हुए कहा गया है कि पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव के कारण सेना को भेजा गया है। मॉस्को और कार्नेगी सेंटर के एक विश्लेषक अलेक्जेंडर गब्यूब ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसके पास उस क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य क्षमताएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच इस क्षेत्र में नौसैनिक संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सुदूर पूर्व में रूस की चिंता किसी भी देश या संघर्ष की निर्दिष्ट के बिना क्षेत्र से बाहर की शक्तियों के कार्यों के आसपास केंद्रित है। रूस के सुदूर पूर्व में भी हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दशकों के सबसे लंबे समय तक सरकार विरोधी आंदोलन में से एक देखा गया है। चीनी सीमा के पास स्थित
खाबरोवस्क शहर में एक स्थानीय राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ हफ्तों तक प्रदर्शन हुए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।